अच्छा, जब भारत की आज़ादी की लड़ाई का जिक्र होता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 1857, है ना? लेकिन सोचिए, अगर असली कहानी उससे भी 100 साल पहले शुरू हो चुकी हो। आज हम इतिहास के उसी छिपे हुए पन्ने को खोलेंगे। तो सवाल यही उठता है कि भारत की आज़ादी की पहली चिंगारी आखिर कब और कैसे भड़की। हम सब ने अपनी स्कूल की किताबों में 1857 के विद्रोह के बारे में तो पढ़ा ही है, और इसे अक्सर हमारी आज़ादी के संघर्ष की शुरुआत माना जाता है। पर क्या सच में कहानी बस यहीं से शुरू होती है? सच तो ये है कि 1857 कोई एक दिन में भड़की आग नहीं थी। ये तो उस चिंगारी का नतीजा थी जो पूरे 100 साल से देश के अलग अलग कोनों में सुलग रही थी, और यही वो कहानी है जो अक्सर अनकही रह जाती है। इस प्रतिरोध को जन प्रतिरोध कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये किसी एक ग्रुप का विद्रोह नहीं था। इसमें किसान थे, कारीगर थे, आदिवासी थे, सत्ता से बेदखल कर दिए गए राजा महाराजा थे, और यहाँ तक के धार्मिक नेता भी थे। ये पूरे भारतीय समाज का एक मिला-जुला संघर्ष था। तो आखिर इतना गुस्सा क्यों था? वजहें कई थीं। अंग्रेजों ने जमीन छीनने वाले नए कानून बना दिए, टैक्स इतने बढ़ा दिए कि कमर ही टूट गई, और ऊपर से साहूकारों का शोषण अलग। आदिवासियों से उनके जंगल छीन लिए गए, और हमारे कारीगरों का काम धंधा भी चौपट हो गया। मतलब हर तरफ से एक विस्फोटक माहौल तैयार हो रहा था। मशहूर इतिहासकार बिपिन चंद्र इस पूरे प्रतिरोध को 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला, नागरिक विद्रोह, जिन्हें अक्सर पुराने शासकों ने लीड किया। दूसरा, आदिवासी विद्रोह, जो अपनी जमीन और संस्कृति बचाने के लिए लड़े गए। और तीसरा, किसान आंदोलन, जो सीधे सीधे आर्थिक शोषण के खिलाफ थे। चलिए अब जरा कुछ कहानियों में उतरते हैं जो इन आंदोलनों को एक चेहरा देती हैं। तो सबसे पहले आते हैं नागरिक विद्रोह। इनकी बागडोर अक्सर उन पुराने शासकों, जमींदारों और पोलीगारों के हाथ में थी, जिनकी जमीन, सत्ता और सम्मान सब कुछ अंग्रेजों ने छीन लिया था। ये उनके लिए अपने वजूद को बचाने की लड़ाई थी। इसका एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है पोलेगारों का विद्रोह। दक्षिण भारत में पोलेगार छोटे मोटे आजाद शासक हुआ करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पर भारी टैक्स थोपने की कोशिश की, तो कट्टा बोमन नायकन जैसे लीडर्स ने अपनी आज़ादी के लिए एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। हाँ, ये बात और है कि आखिरकार इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। अब बात करते हैं किसानों की। देखिए, उनकी लड़ाई सीधे सीधे अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़ी थी। उन्हें उनकी ही जमीनों से निकाला जा रहा था, लगान आसमान छू रहा था, और वो साहूकारों के कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसते जा रहे थे। इसका एक क्लासिक उदाहरण है नारकेल बेरिया विद्रोह। इसे अक्सर पहला सशस्त्र किसान विद्रोह भी माना जाता है। टीटो मीर की लीडरशिप में मुस्लिम किसानों ने हिंदू जमींदारों के लगाए दाढ़ी टैक्स का विरोध किया, और ये छोटी सी बात देखते ही देखते जमींदारों और नील के बागान मालिकों के खिलाफ एक बड़े संघर्ष में बदल गई। लेकिन इन सभी प्रतिरोधों में जो सबसे लगातार, सबसे ज्यादा उग्र और हिंसक थे, वो थे आदिवासी विद्रोह। ये विद्रोह तब भड़के जब दिकुओं यानी बाहरी लोग जैसे जमींदार, साहूकार और अंग्रेज ने उनकी जमीन, उनके जंगल और उनकी पूरी जीवन शैली में दखल देना शुरू कर दिया। और इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण है संथाल विद्रोह। संथाल लोग बस शांति से खेती करके अपना जीवन जीना चाहते थे, लेकिन बाहरी जमींदारों और साहूकारों के शोषण ने उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल करना शुरू कर दिया। फिर 1855 में 2 भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू की लीडरशिप में संथालों ने हुल का ऐलान कर दिया। हुल मतलब आज़ादी। उन्होंने कंपनी राज को खत्म करने की घोषणा कर दी। हालांकि इस विद्रोह को भी बेरहमी से कुचल दिया गया, पर इसकी वजह से अंग्रेजों को संथालों की जमीन की सुरक्षा के लिए संथाल परगना नाम का एक अलग जिला बनाने पर मजबूर होना पड़ा। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर पूरे भारत में 100 साल से इतनी आग लगी हुई थी, तो ये विद्रोह कामयाब क्यों नहीं हुए? अंग्रेजों को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? आखिर इनकी कमजोरियां क्या थीं? देखिए, इसकी कई वजहें थीं। ज्यादातर विद्रोह लोकल मुद्दों पर शुरू हुए और अपने इलाके से बाहर फैल ही नहीं पाए। इनकी लीडरशिप पारंपरिक थी, जो पुराने दौर को वापस लाना चाहती थी। उनके हथियार अंग्रेजों की आधुनिक सेना के सामने बिल्कुल नहीं टिक सके, और सबसे बड़ी बात, उनमें पूरे देश को एक साथ जोड़ने वाली राष्ट्रीय भावना की कमी थी। और ये सारी बातें हमें वापस उसी सवाल पर ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था, 1857 के बारे में हमारी समझ। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना?
1857 कोई शुरुआत नहीं थी, वो तो बस एक नतीजा था। 100 साल से भी ज्यादा चले आ रहे नागरिक, किसान और आदिवासी संघर्षों का एक क्लाइमैक्स। वो उस आग का चरम था जो एक सदी से सुलग रही थी। तो इसे ऐसे समझिए, 1857 का विद्रोह कोई शुरुआत नहीं थी, बल्कि उससे पहले के 100 साल के जन प्रतिरोध का एक जबरदस्त, विशाल समापन था। तो आखिर में सवाल ये है, संघर्ष की ये छिपी हुई सदी भारत की आज़ादी की लड़ाई की पूरी कहानी को कैसे बदल देती है? शायद ये हमें याद दिलाती है कि आज़ादी का रास्ता उतना सीधा नहीं था जितना हम समझते हैं, और इसकी जड़ें हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और फैली हुई।